प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें हम गुटनिरपेक्षता पर चर्चा कर रहे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्षता क्या है, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, और बहुत सारे मुद्दों पे हमने पिछले क्लासेज में चर्चा की है। आज हम इसकी कमियों पर, इसकी आलोचनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसकी कमियों और आलोचनाओं की हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था और जो उद्देश्य इस आंदोलन के कर्ता धर्ता प्राप्त करना चाहते थे, क्या वास्तव में वह उद्देश्य प्राप्त हो सका या वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार की जो कमियां इसमें देखी गई, किन कारणों से वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका, इन सारे बातों पर विभिन्न बिंदुओं के तहत हम आज चर्चा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि ये अवसरवाद की राजनीति हैं या काम निकालने की नीति हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था गुटनिरपेक्षता में कि गुटों की खींचतान से पृथक करके नवोदित राष्ट्रों ने अपने आप को दोनों गुटों से होने वाले आर्थिक फायदों प्राप्त करने के लिए प्रयास किए और काफ़ी मामलों में वो ऐसा करने में सफल भी रहे, अर्थात अपना काम निकालने में वो सफल रहे। तो कुल मिला के अवसरवाद की बात यहाँ पर की जाती है। अपना काम निकालने के लिए कभी एक गुट की तरफ, गुटनिरपेक्षता के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो एक गुट की तरफ दिखाई देते हैं उनका विचार, और कभी जो है दूसरे गुट से काम निकालना है तो उसकी तरफ इनके विचार दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के गुटनिरपेक्षता की जो नीति हैं, गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन है वो अवसरवादिता या काम निकालने की नीति कहा गया है। और पश्चिमी आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है, न कि सिद्धांतहीन है। साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के दौरान वह दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं। साम्यवाद और गैर साम्यवाद के साथ में वह सिद्धांतहीन कसौटी का प्रयोग करते हैं और ये कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने का है और जिसका भी पलड़ा भारी हो उसकी तरफ मिल जाने का इनका विचार दिखाई देता है। तो कुल मिला के अवसरवादिता इसको कहा जा सकता है। गुटनिरपेक्षता अपने आप में कोई स्थापित सिद्धांत न होकर अवसरवाद को बढ़ावा देने वाला एक विचार स्रोत या विचार प्रेरणा अधिक दिखाई देता है। दूसरा जो है अव्यवहारिक नीति, सिद्धांततः उपयुक्त है। ये जो नीति सिद्धांत के रूप में उपयुक्त है परंतु व्यवहारिक रूप से अनुपयुक्त हैं, व्यवहारिक रूप से अव्यवहारिक हैं। सिद्धांत रूप से तो उपयुक्त है क्योंकि इसकी विशेषताओं में हमने जिक्र किया था कि ये विश्व को तीसरे महायुद्ध में ले जाने से रोक पाने में अपने आप को समर्थ बनाया और महाशक्तियों के टकराव को बहुत शिथिल इन्होंने किया और एक तरीके से महाशक्तियों के बीच पुल का, सेतु का कार्य इन्होंने किया। तो सिद्धांततः तो उपयुक्त इसको कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त है, अव्यवहारिक नीति है। आलोचकों के अनुसार ये नीति सिद्धांततः जितनी उपयुक्त है, व्यवहारतः उतनी ही भिन्न है और सिद्धांततः इसमें चाहे कितने ही गुण क्यों न हो, व्यवहारिक रूप से ये विफल हुई है। अतः कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है और व्यवहार के धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को नहीं निभाया है। इस प्रकार पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह है कि व्यवहारतः गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया और इसका परिणाम होता है कि साम्यवाद गुट की अधीनता जो है देखी गई है, जिसके परिणाम के रूप में साम्यवादी गुट की अधीनता जैसे घाना में, बर्मा या म्यांमार में, क्यूबा में, नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत दशकों तक साम्यवादियों के साथ मिल के साम्यवाद का खेल पर्दे के पीछे खेलते रहे, ऐसा जो है इस पर आक्षेप पश्चिमी आलोचकों के अनुसार लगाया जाता है। अव्यवहारिक नीति है।
नेक्स्ट, बाह्य सहायता पर आधारित नीति। बाहरी सहायता पर आधारित नीति, इसकी बड़ी आलोचना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है, व्यवहारिक यथार्थवादी राजनीति का, वो शक्ति राजनीति की बात करता है और गुटनिरपेक्षता इस पर खरा नहीं उतरता है। ये बाहरी सहायता पर आधारित नीति है, इनकी एक विफलता है। और ये जो बाहरी सहायता है इस पर मुख्य रूप से ये निर्भर रहते हैं और बाहरी सहायता के माध्यम से ये अपने विचारों को चलाने का प्रयास करते हैं। इस रूप में बाहरी सहायता पर आधारित होने के कारण ये उस सहायता को प्राप्त करने के लिए कभी एक गुट के साथ अपने विचारों में तालमेल बनाते दिखाई देते हैं, तो कभी दूसरे गुट के साथ अपने विचारों में तालमेल बनाते दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ी आलोचना इनकी है, क्योंकि बाहरी आर्थिक सहायता और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाला गया। इस नीति के द्वारा दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने का तरीका खोजने का प्रयास गुटनिरपेक्षता के द्वारा किया गया। इसीलिए बाहरी सहायता आधारित नीति हो गई, बाहरी सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य इस नीति का हो गया। MS राजन कहते हैं कि किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों से बराबर बड़े परिणाम में आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त हुई। आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त हुई, ये बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उसकी गुटनिरपेक्षता बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है। अर्थात बाहरी सहायता पर ही इन्होंने अपनी नीति को केंद्रित कर लिया। बाहरी सहायता पर ही इन्होंने अपनी नीति को केंद्रित कर लिया, अपनी नीति को आधारित कर लिया। तो इस प्रकार बाह्य सहायता पर आधारित नीति ये कहलाई। नेक्स्ट, यह नीति किसी की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं मानी गई है। एक सुरक्षा साधन नहीं है, किसी भी राष्ट्र के लिए इसको सुरक्षा साधन नहीं कहा गया, नहीं माना गया। आलोचक कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जाएंगी, और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का शुद्ध स्वरूप नहीं रह जाएगा। और उदाहरण के लिए अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को ये अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में सर्वथा आदर्श नहीं है और कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती है और गुटनिरपेक्षता भी नहीं। उपयुक्त सैन्य शक्ति रखने के साथ गुटनिरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है, और बाहरी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करना भी कोई गलत काम नहीं है। चीनी आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी, जबकि बहुत से ऐसे देश जो पश्चिमी गुट के साथ बंधे थे या तो भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई या चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में भारत को सहायता दी। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट हो चुका था कि गुटनिरपेक्षता नीति अपने आप में किसी राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकती है, किसी सामाजिक ताने बाने की सुरक्षा नहीं कर सकती है। ये नीति किसी की सुरक्षा का कारण नहीं हो सकती है, किसी की सुरक्षा का चक्र नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों का निश्चित विचार है कि राज्य एक पावर गेम है और जब तक राज्य अपना पावर गेम नहीं खेलता है तब तक वह अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता है, या शक्ति को बढ़ाना राज्य के लिए आवश्यक है और जब राज्य ने अपनी शक्ति बढ़ाना बंद कर दिया या शिथिल कर दिया तो धीरे धीरे वह राज्य समाप्त प्राय होने लगे हैं। ऐसा इतिहास में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा करने में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति का कोई बहुत बड़ा आवरण नहीं बन पाई। जैसे कि पूंजीवादियों ने अपनी नीति को सैन्य, अपने विदेश नीतियों को या अपने रक्षा नीतियों को सैन्य पोषण दिया, साम्यवादियों ने अपने नीतियों को सैन्य पोषण दिया। तो ये सारी चीज़ें गुटनिरपेक्षता करने में असमर्थ दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, संकुचित नीति हैं। विदेश नीति का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और गुटनिरपेक्षता की नीति में उसे बांधा नहीं जा सकता है। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं।
सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती हैं और महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्षण बन जाता है। या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना या दोनों से अलग अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने, और यदि दूसरे के बुरा मानने का डर हो तो पहले से नाप तोलकर दूर हटना या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना, यही गुट निरपेक्षता की शैली रही है। अर्थात इस शैली ने न तो खुले शब्दों में, खुले विचारों में अपना कोई अच्छा दोस्त बनाने की काबिलियत इस शैली में है और ना ही खुले रूप में अपना दुश्मन बनाने की काबिलियत इस शैली में है। जैसा कि गुटनिरपेक्ष देश खुल के कभी ये नहीं कर पाए, खुल के कभी ये नहीं कह पाए कि ये हमारा मित्र हैं और ये हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है। भारत दोनों गुटों के साथ तालमेल बनाने का प्रयास करता हुआ दिखा, लेकिन वह साम्यवाद की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है और बेसिकली नेहरू पीरियड में, नेहरू इंदिरा पीरियड में भारत का पूरा झुकाव जो है साम्यवादियों की तरफ दिखाई देता है। यद्यपि अमेरिका से भी लगातार संबंध सुधारने की कोशिश इस नीति में की गई और यही कारण था कि 62 के चीन युद्ध के समय न तो खुलकर सोवियत संघ ने भारत का खुलकर समर्थन किया और न ही पूंजीवादियों ने, अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया। अर्थात भारत ने अपने आप को अकेला उस समय पाया कि आज भारत का उस समय कोई सशक्त मित्र जो है वहाँ पर खड़ा दिखाई नहीं दिया। ये गुट निरपेक्षता का सबसे बड़ा फेल्योर था, क्योंकि विदेश नीति को इतना संकुचित बना लेना उचित नहीं था। गुट निरपेक्षता के नाम पर हमें अपने विदेश संबंधों को इस प्रकार से मोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि जिससे हम अच्छे तरीके से मित्र नहीं बना सकते हों। तो बेसिकली विदेश नीति का दायरा बहुत व्यापक है और गुट निरपेक्षता ने इसको संकुचित बना दिया था। एक और महत्वपूर्ण जो कमी इसकी है वो ये है कि इस नीति ने, गुट निरपेक्षता ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं ला पाई या नहीं लाया जा सका गुट निरपेक्षता की नीति से। आलोचक कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर चल रही है, हम कोई उल्लेखनीय परिवर्तन करने में असमर्थ रहे हैं। जब तक शीत युद्ध चलता रहा, दुनिया प्रमुख शिविरों में बटी रही। इन शिविरों ने भारत या मिस्र या यूगोस्लाविया के कहने से अपनी नीति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। भारत के विरोध के बावजूद अमेरिकी सेनाओं ने कोरिया में 38 अक्षांश रेखा को पार कर लिया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। लेबनान में अमेरिकी फ़ौजें, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत फ़ौजें घुस गई। 1962 में क्यूबा के सवाल पर अमेरिका और सोवियत संघ में टक्कर होते होते बची, लेकिन उसका कारण गुट निरपेक्ष देशों का दबाव नहीं था। पश्चिमी एशिया में 4 बड़े अरब इजराइल युद्ध हुए। गुट निरपेक्षता की भूमिका नगण्य प्राय रही। अफ्रीका और एशिया के देशों में उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए गुट निरपेक्ष देशों ने पर्याप्त शब्द बल का प्रयोग किया, किंतु उनके स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय गुट निरपेक्षता को देना घटनाओं की गलत ऐतिहासिक व्याख्या या राजनीतिक व्याख्या गलत करना माना जाएगा। अल्जीरिया, अंगोला, मोजाम्बिका आदि जैसे देशों में भी अपनी स्वतंत्रता खूनी युद्ध के द्वारा प्राप्त की और अन्य देशों से भी साम्राज्यवादी ताकतें अपनी अंदरूनी कमजोरियों या व्यवस्थाओं के कारण ही हटती गई। और इसका बड़ा उदाहरण स्वयं भारत का आज़ादी का आंदोलन भी है। भारत के क्रांतिकारियों की भूमिका और दूसरे महायुद्ध में पश्चिमी राष्ट्रों के साथ ब्रिटेन का पिछड़ते जाना एक बहुत बड़ा कारण था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को इस कारण ने भारत छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया था। तो यहाँ पर गुट निरपेक्षता का कोई सवाल दिखाई नहीं देता है।
सैद्धांतिक महत्व अवश्य इस नीति का हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल सिद्धांत पर आधारित नहीं की जा सकती है। यहाँ पर शक्ति संघर्ष अनिवार्य है और शक्ति संतुलन के बिना इस व्यवस्था को आगे चलाना संभव नहीं है। अब तक का इतिहास इसी बात का जिक्र करता है। तो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन ये व्यवस्था नहीं ला पाई। एक और जो इसका आलोचना की जाती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन था। दिशाहीन आंदोलन था, इसकी दिशा और दशा दोनों ही स्पष्ट नहीं थी। जैसा कि हमने जिक्र किया था, इसके जो सदस्य हैं या उनको या विभिन्न देशों को इसका सदस्य बनाने के लिए जो शर्तें रखी गई, वहाँ पर कुल मिला के हमने शुरू में चर्चा किया था कि आज तक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन इसकी नहीं घड़ी गई। और इसका कारण ये था कि इसके सदस्य देशों में गुटनिरपेक्ष शब्द को लेकर के ही आज तक अपने आप में कोई तालमेल नहीं बन पाया, क्योंकि अवसर के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार और अपने आवश्यकताओं के अनुसार गुटनिरपेक्ष देश गुटनिरपेक्ष शब्द का निर्वचन उसी के अनुरूप करते हैं, जैसा कि उनकी आवश्यकता होती है, जैसा कि उनकी इच्छा होती है, जैसा कि उनको उचित जान पड़ता है, जिसमें उनका कोई हित छिपा होता है। तो अपने आप में कोई नई दिशा या आंदोलन नहीं बना पाया। नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं सद्भावना नियामक तत्व हों, ऐसा निर्माण करना तो दूर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरने लगा और संपूर्ण आंदोलन कई खेमों में बट गया। जैसा कि हवाना सम्मेलन 1979 के समय जो है बात स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो कुल मिला के महाशक्तियों के खिलवाड़ का प्रतिबिंब मात्र रह गया था। इन राष्ट्रों में, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव था। एक बहुत बड़ी आलोचना कि अगर हम किसी व्यवस्था में बुनियादी एकता का अभाव, किसमें? गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में। अगर हम किसी व्यवस्था में, किसी शिविर में, किसी खेमे में शामिल होते हैं, सदस्य बनते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमारी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं कोई तालमेल होना आवश्यक है। चाहे हमारे सांस्कृतिक समन्वय हो, चाहे राजनीतिक समन्वय हो, कानूनी समन्वय हो, धार्मिक या आध्यात्मिक समन्वय हो या भौगोलिक समन्वय हो, कहीं न कहीं किसी एक बड़े समूह का सदस्य बनने के लिए हमारे विचारों में कहीं न कहीं किसी भी स्तर पर तालमेल होना आवश्यक है। चाहे उसके राष्ट्रीय मूल्य हो, चाहे उसका भूगोल हो, चाहे उसका इतिहास हो, चाहे उसकी लीगल हिस्ट्री हो, चाहे उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो। लेकिन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता नहीं पाई जा रही थी, क्योंकि एशिया के जो नवोदित राष्ट्र थे उनकी स्थितियां अपने आप में एक अलग मायने रखती थी। इसी प्रकार अफ्रीका के जो राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र, उनकी स्थितियां अपने आप में अलग मायने रखती थी। इसी प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों में जो नवोदित राष्ट्र थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी स्थितियां अलग प्रकार से थी। तो यहाँ एक बुनियादी एकता नहीं दिखाई दी और शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी ये नहीं कर पाए, आपस में एक दूसरे की सहायता करने की ठोस योजना भी नहीं बना सके और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने से भी बाज नहीं आए। जैसे तेल संपन्न राष्ट्रों ने अपने साथी विकासमान राष्ट्रों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी, जबकि दोनों अपने आप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ही सदस्य थे। तेल उत्पादक राष्ट्र, तेल संपन्न जो राष्ट्र थे, बाकी राष्ट्र तेल आयातक राष्ट्र थे। अपने जीवन पद्धतियों की रक्षा के लिए भी गुटनिरपेक्ष देशों ने कोई संयुक्त रणनीति नहीं बना पाए। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता जो है वो अपने आप में विश्व राजनीति का एक छलावा कहा जा सकता है। अब एक और मुद्दा यहाँ पर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता, प्रासंगिकता, इसकी रिलेवेंसी क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उपलब्धियां क्या है, आलोचनाएं क्या है, इस पर हमने जिक्र कर लिया। अब इसका जो भविष्य है उसके वर्तमान प्रश्न परिप्रेक्ष्य में और इसका क्या भविष्य है या इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चित ही एक स्थायी विचार बन चुका है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसने विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे छोटे और अपेक्षाकृत कमज़ोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समता को बनाए रखने में योगदान किया है और इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके तथा गुटों के अंदर स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अपना बड़ा योगदान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो 25 सदस्य राष्ट्रों से प्रारंभ हुआ था वह विचार मंच आज 118 राष्ट्रों तक पहुंच गया, तो कहीं न कहीं इसकी लोकप्रियता को बताता है, उसकी लोकप्रियता की तरफ इशारा करता है। और आज यूएनओ के करीब 2/3 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य बन चुके हैं। परंतु संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों से जो कार्यवाहियाँ होती हैं या इनके सदस्यों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, क्या वह आज के समय में प्रासंगिक हैं या इसका बने रहना आवश्यक है। प्रश्न किया जाता है कि गुटनिरपेक्षता का आज औचित्य क्या रह गया है। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का वातावरण बना था उसमें अवश्य मानी गई थी, लेकिन 90 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद में और विश्व राजनीति के जो 2 ध्रुव थे उनके समापन के बाद विश्व राजनीति एक ध्रुवीय हो गई और 2000 के बाद में विश्व राजनीति के कई सारे केंद्र उभरने लगे हैं। जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि एशिया में चीन, भारत और जापान, यूरोप में फ्रांस और जर्मनी, इसी प्रकार अफ्रीका में भी कई सारे राष्ट्र हैं। इनके उपस्थिति के बिना आज वैश्विक समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता है। वैश्विक समस्याओं का हल निकालने में इन राष्ट्रों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता बनी है या इसे बने रहना चाहिए, ये विचार का प्रश्न हमारे लिए है। शीत युद्ध का अंत हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, पूरी यूरोप के देशों में साम्यवाद समाप्त हो चुका है, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया है, नाटो की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है। नाटो में कई सारे ऐसे राष्ट्र भी शामिल हुए हैं जो किसी समय साम्यवादियों के साथ थे, साम्यवादी खेमे में थे, और जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। सभी प्रमुख शक्तियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ने लगे हैं। अमेरिका और रूस मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दोनों राष्ट्र अपने आणविक हथियारों को क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमत हुए हैं और कम भी करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उपरोक्त परिस्थितियों के प्रसंग में क्या गुटनिरपेक्षता को बने रहना चाहिए। 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर पर यह अपील भी की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिन कारणों के कारण ये अस्तित्व में आया था वह सभी कारण समाप्त हो चुके हैं। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत गुट का तथा शीत युद्ध का समापन होना, इस कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। किंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध भी किया था और उनका कहना था कि बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश अभी भी निर्धन हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और समृद्ध राष्ट्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ताओं पर दबाव डाला जाए और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे नवोदित राष्ट्रों को कुछ आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हों या उनका आर्थिक शोषण रोका जा सके। इसके लिए निर्गुट आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का कार्य करेगा। आतंकवाद संबंधी मामलों में भी इसकी आवश्यकता मानी गई है। अतः यूएनओ राष्ट्र संघ को केंद्र बनाकर नाम आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नज़र आती है, जैसे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, आणविक हथियार, आणविक हथियारों पर प्रतिबंध के संदर्भ में दक्षिण सहयोग, दक्षिण सहयोग के संबंध में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इस आंदोलन की प्रासंगिकता नज़र आती है। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की बेलगाम दादागिरी पर रोक लगाना, ऐसे मुद्दे हैं जिनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक नज़र आता है। इसके लिए नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध करना, जो मुख्यतः आर्थिक आधार है, एमएनसीज के माध्यम से जो है राष्ट्रों का शोषण जो उपनिवेशवाद की तर्ज पर किया जा रहा है, अब राजनीतिक न होकर के आर्थिक शोषण की प्रक्रिया विश्व में बड़े तेज़ी से चल रही है। विकसित राष्ट्रों के बड़े बड़े एमएनसीज हैं जो विकासशील राष्ट्रों में कार्य कर रहे हैं और वहाँ से अपने उत्पादों के माध्यम से, अपने आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उन देशों का बहुत बड़े बाजार पर इन्होंने अधिकार किया हुआ है। तो इसमें भी इनकी प्रासंगिकता नज़र आती है। और संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए, जिससे वीटो परिषद की सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए, और यानी कि वीटो पावर वाले जो राष्ट्र हैं उसमें और राष्ट्रों को शामिल किया जाए, महासभा की शक्तियों में और विस्तार किया जाए। इन सारे कारणों से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता दिखाई देती है। निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने स्वतंत्र विदेश नीति का सिद्धांत देकर नवोदित राष्ट्रों को एक ऐसा विचार मंच प्रदान किया, उपलब्ध कराया, जिसने सैनिक टकराव की दिशा में संभवतः व्यापक रुझान को रोक दिया और दुनिया को तीसरी शक्ति का विचार दिया, जो कि उस समय एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था बन चुकी थी कि नवोदित राष्ट्रों के लिए आवश्यक था कि वो किसी न किसी गुट की सदस्यता ग्रहण करें। तो इस विचार ने एक नया मंच उपलब्ध करा के इस मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया, सैनिक टकराव को रोका, शीत युद्ध का तनाव कम किया, शांति की स्थापना में प्रोत्साहन दिया और जो है आपसी झगड़े, सीमाओं के झगड़ों को बातचीत के द्वारा हल करने पर जोर देने की एक परंपरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित की। और 1960 के बाद ये महसूस किया गया कि राजनीतिक उपनिवेशवाद का तो यद्यपि उन्मूलन हो रहा था, लेकिन नव स्वाधीन राष्ट्र जो थे निर्धन थे और उन पर आर्थिक रूप से धनी देशों की चौधराहट अभी भी बनी हुई थी। अतः नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की मांग की जाने लगी और अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता के विषय आर्थिक समस्या और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की समस्या रह गए। इस प्रकार जो है इस आंदोलन ने कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी व्यापक उपस्थिति दर्ज करा के और उसमें कुछ दिशा देने का प्रयास किया और कुछ मामलों में वह सफल भी हुआ। तो एक तरीके से निष्कर्ष रूप में हम इसकी उपलब्धियों को बिल्कुल जीरो के रूप में नहीं मान सकते, बिल्कुल नकार नहीं सकते। यद्यपि कमजोरियां बहुत हैं, लेकिन आलोचनाएं बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक गर्व करने का बिंदु उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।